सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ एसए 500 ऑडिट एविडेंस। यस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद तड़कते भड़कते क्वेश्चंस हम इस रिवीजन में रिवाइज कर लेंगे। बट आपने इंश्योर करना है आप स्टार्ट से एंड तक बने रहे। आप स्टार्ट से एंड तक बने रहे, आप अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक लेके बैठो एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। जो बोर्ड नोट्स मैंने आज की इस वीडियो में रेफर करे ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जितनी भी अपडेट्स होती है हमारी तरफ से टेलीग्राम चैनल पे आती है, तो मेक श्योर यू ज्वाइन इट, वरना आपसे कोई कुछ मिस ना हो जाए, वरना कहीं आपसे कुछ मिस ना हो जाए। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, डू स्टे subscribed for more such videos. Now the revision begins. So welcome, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ एसए 500 ऑडिट एविडेंस। सर ये कैसा ऐसे है? बहुत ही ज्यादा इजी ऐसे, बहुत ही ज्यादा इजी एंड सिंपल ऐसे, प्लस साथ साथ काफी स्कोरिंग है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफी स्कोरिंग है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बताऊं ना, अब जो आने वाले एग्जाम में काफी चांसेस है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर, सबसे पहले ये कहता है कि भाई हमको ऑडिट एविडेंस चाहिए क्यों? हमको ऑडिट एविडेंस चाहिए क्यों? तो कह रहा है ऑडिट का प्रोसेस ही ऐसा है। ऑडिट का प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है और अपना ओपिनियन देना है। तो चेक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, उसी बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दे पाओगे। तो ये कहता है ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल सिचुएशन देखनी है, तो एक्चुअल सिचुएशन अगर आपको असेस करनी है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे और फिर अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं। ठीक है सर, अब जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है तो क्या इसमें बायसनेस होनी चाहिए? नहीं। यू शुड ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब आप एग्जामिन कर रहे हो तो क्रिटिकली एग्जामिन करना, ठीक है, प्रॉपर एविडेंस इकट्ठा करना, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना और तभी अपना ओपिनियन देना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं। सर अगर हम क्रिटिकली एग्जामिन ना करें, अगर हम प्रॉपर्ली चीजों को चेक ना करें, नेग्लिजेंटली काम करें, बिना ध्यान रखें, तो फिर लीगल एक्शन हो जाएगा। जैसे कई बार आपको सुनने को मिलता है कि भाई पीडब्ल्यूसी के खिलाफ केस हो गया। अब आधे बच्चे सोच रहे पीडब्ल्यूसी कौन है? इट इज अ बिग फोर फर्म। ठीक है सर, तो जो पीडब्ल्यूसी इट इज वन ऑफ द बिग फोर फर्म। अब अगर आप मार्केट में पढ़ोगे कि बिग फोर फर्म है, उसके ऊपर केस हो गया है, तो क्या उसकी जो वैल्यू है, प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, कम हो जाती है? हाँ सर, कम हो जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर आपने अपना ओपिनियन जो बनाया वो एक रेकलेस नेग्लिजेंट एग्जामिनेशन से किया, आपने प्रॉपर्ली चीजों को चेक नहीं किया, तो इससे क्या हो सकता है? आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, देयर आर authorities which can take legal action against you, plus it will lead to a loss of your standing and prestige। जो भी आपने रेपुटेशन कमाई है सब खत्म हो जाएगी। तो एंड में सिंपल सी बात ये समझ लो, एविडेंस की जरूरत है ताकि आप अपनी जजमेंट बना सको। क्या ये बेसिक सी बातें क्लियर है? हाँ सर। लास्ट बार फटाफट रिवाइज करा दो। ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। लॉजिकल प्रोसेस में क्या करना है? आपने एक्चुअल सिचुएशन को असेस करना है, जिसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करोगे और अपना ओपिनियन दोगे। अब सर कैसे रिव्यू करना है, कैसे एग्जामिन करना है? क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आपने चीजों को क्रिटिकली एग्जामिन करके चलना है, प्रॉपर स्क्रूटिनी करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ताकि आपको पता चल सके कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं ऑफ द बैलेंस शीट एंड पीएनएल। ये लोग बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स, पीएनएल को बोलते हैं ऑपरेशनल रिजल्ट। अगर सर हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन ना करें, रेकलेस एग्जामिनेशन करें, नेग्लिजेंटली काम करें, तो फिर बैंड बच जाएगी, फिर आपको लीगल एक्शन हो सकता है, और लीगल एक्शन हो गया तो इट विल लीड टू लॉस ऑफ रेप्यूटेशन एंड प्रोफेशनल स्टैंडिंग। एंड आखिरी में सिंपल सी बात है, एविडेंस इकट्ठा करो ताकि आप कंक्लूड कर पाओ। अब सवाल आता है सर ऑडिट एविडेंस होता क्या है? कुछ नहीं होता। ऑडिट की साइकिल है कि ये एक इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड करते हो चीजें ठीक है कि नहीं, एंड सो दैट यू कैन फॉर्म योर ओपिनियन। सो इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। अब सर इसमें क्या क्या आती है? मैंने कहा दो चीजें आती हैं। एक तो इंफॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एक अदर इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोलते ही सीधा जर्नल एंट्री और लेजर पे मत कूद पड़ना। सपोज एग्जांपल लेते रेंट एक्सपेंस का, तो अब अगर मुझे रेंट एक्सपेंस की जर्नल एंट्री डालनी है तो सीधा जर्नल एंट्री नहीं आती, पहले रेंट एग्रीमेंट बनता है, उस रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से इनवॉइस जनरेट होता है। तो फ्लो में चलना, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, इनवॉइस। अच्छा, जिन बच्चों ने AS 19 पढ़ा लीजेस, उनको पता होगा कि जो रेंट की अकाउंटिंग होती है उसमें स्ट्रेट लाइनिंग भी होती है, कि जो टोटल रेंट है ओवर अ पीरियड उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स, उस हिसाब से रेंट का खर्चा बुक करते हैं। तो ये कहता है कि आपके और भी रिकॉर्ड्स होते हैं लाइक वर्कशीट, स्प्रेडशीट, जहां पे आप कॉस्ट एलोकेशंस करते हो, कंप्यूटेशंस करते हो और रिकंसिलेशन वगैरह बनाते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इनवॉइस के साथ साथ ये आपकी वर्किंग शीट्स भी पार्ट बन जाती है। देन आप पास कर लो अपनी जर्नल एंट्रीज, उसके सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि जो भी आपने पेमेंट्स करी है बाय चेक्स, एनईएफटीज, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। अब एंट्री के बाद क्या आता है? लेजर। दो तरह के लेजर होते हैं, एक तो मेन लेजर, एक सब्सिडरी लेजर्स। एंड सब्सिडरी लेजर्स वगैरह के बाद आप बात कर सकते हो एडजस्टमेंट एंट्रीज की। ठीक है, तो एकदम फ्लो में आपने इस टॉपिक को कवर करना है। अब सर ये तो हो गई इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करती है, साथ ही साथ सपोर्ट करती है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ, ऑथेंटिकेट मतलब ऑथोराइज करना।
तो ट्रांजैक्शंस कहां ऑथोराइज होती हैं, कहां पे आपके रेजोल्यूशंस पास होते हैं चीजों को ऑथोराइज करने वाले, मीटिंग में। तो एग्जांपल हो सकता है आपने अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह देखे, ये देखने के लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की ऑथराइजेशन है कि नहीं। प्लस सर ट्रू एंड फेयर व्यू कब होगा, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। तो कौन सी चीज है जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होती, इंटरनल कंट्रोल। तो आप एंटिटी के जो मैनुअल्स हैं वो देख सकते हो ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, जहां पे इन्होंने अपने प्रोसेसेस लिख रखे, फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लास्ट में कहता है रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टीज लाइक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिससे आपको इनका बैलेंस कंफर्म हो जाए। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एकदम फ्लो में वापस रिवाइज करा दो मुझे। इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो इसको ऑथेंटिकेट और सपोर्ट करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू को। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या होगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसके बाद क्या आया सर, इनवॉइस के बाद आपकी वर्किंग्स जिसको आप बोलते हो स्प्रेडशीट्स या वर्कशीट, जिसमें आपने क्या कर रखा है, कंप्यूटेशन कर रखी है। उसके बाद आपने कॉस्ट एलोकेशंस वगैरह कर रखी है, रिकंसिलेशन कर रखी है। देन जर्नल एंट्री, लेजर में दो छोटे लेजर होते हैं, सब्सिडरी लेजर और मेन लेजर, एंड देन कम्स द एडजस्टमेंट एंट्रीज। अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास 3 एग्जांपल है। एमएमडब्ल्यू, जैसे बीएमडब्ल्यू कार होती है वैसे ये एमएमडब्ल्यू भी है। अब ये ठीक है, ऐसे तो याद रह जाता है, बट फिर भी अगर रखना है तो इजी हो जाता है बोलना एमएमडब्ल्यू में क्या आएंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, मैनुअल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड डब्ल्यू से आ जाएंगे रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डील डन सर। तो यहां आपके बढ़िया वाले एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट एविडेंस इकट्ठे हो गए। अच्छा, एक एग्जांपल दे रखा आपके स्टडी मटेरियल में, ये कहता है एक ऑडिटर है एफडब्ल्यू लिमिटेड का, ही एक्सप्लेन टू द टीम मेंबर्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन एविडेंस एंड ओपिनियन। तो मैंने कहा सिंपल है, एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन के बेसिस पे ओपिनियन। सो ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस, जो बेसिस बनता है जिसके बेसिस पे हम ओपिनियन बनाते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला टॉपिक क्या था सर, अगला टॉपिक हमने कौन सा कवर किया कि हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो, तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। तो फटाफट आ जाओ, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी शुभम सर बोलेंगे सफिशिएंसी, इसका क्या मतलब है, क्वांटिटी या क्वालिटी, क्वांटिटी। आज मैंने सफिशिएंट पेट भर के खाना खाया, मतलब ज्यादा खाना खाया, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ खाना खाया। अब ये क्वांटिटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और क्वालिटी। अगर लगता है गलती होने के चांसेस ज्यादा है तो ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करेंगे। अगर लगता है क्वालिटी अच्छी है तो कम एविडेंस में भी काम चल जाएगा, लेस ऑडिट एविडेंस विल वर्क फॉर यू। अब सर कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मैंने कहा 3 फैक्टर्स है। सबसे पहले मटेरियलिटी, यहां मटेरियलिटी का मतलब है सिग्निफिकेंस ऑफ द अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपको लगता है असर्शंस आर मोर मटेरियल, यानी लोगों का अटेंशन वहां पे जाना है, यूजर्स का अटेंशन यहां पे जाना है, तो ज्यादा टेस्टिंग करो, ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करो। अगर लगता है लेस मटेरियल है तो कम टेस्टिंग में भी काम चल जाएगा। इसी तरह रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड, हाई रोमम मोर एविडेंस, लो रोमम लेस एविडेंस, एंड लास्ट में साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में कितने आइटम्स हैं। तो अगर आपको लगता है आपकी स्मॉल होमोजीनस पॉपुलेशन है, मतलब एक जैसी ट्रांजैक्शन है और कम ट्रांजैक्शन है, तो कम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कम एविडेंस होगा। बट अगर लगता है नो इट इज अ लार्ज हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, देन मोर क्वांटिटी ऑफ एविडेंस टू बी कलेक्टेड। डील डन सर। इसमें हमने एग्जांपल भी लिया था, अगर एक स्मॉल शॉप है जिसमें सिर्फ कैश सेल्स ट्रांजैक्शन होती है तो शॉप भी छोटी है, ट्रांजैक्शंस भी कम है, और एक ही जैसी ट्रांजैक्शन है, होमोजीनस है, तो लेस क्वांटिटी में काम हो जाएगा। बट अगर लगता है बहुत बड़ी एंटिटी है, कैश सेल्स भी हो रही है, क्रेडिट सेल्स भी हो रही है, क्रेडिट पीरियड भी सबके अलग अलग चल रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर्स हैं, यानी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है, वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन है, वेराइटी है, हेट्रोजीनस है, तो यहां पे आपको मोर क्वांटिटी इकट्ठी करनी पड़ेगी। डील डन सर। तो इसी के ऊपर अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में जाओगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं दे रखा, पहले सफिशिएंसी का पूरी थ्योरी लिख दी और लास्ट में लिखता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सफिशिएंसी। तो आपने यही 3 बातें लिखनी है, सबसे पहले मटेरियलिटी, फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसमें बस आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिफाइन करना है, उसकी जो 2 छोटे अंदर के रिस्क होते हैं इनहेरेंट और कंट्रोल, उनको भी डिफाइन करना है, फिर बोलना है मोर रोमम मोर एविडेंस, लेस रोमम लेस एविडेंस, एंड लास्ट में साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे। सर एक बात बताओ, हमने इन तीनों पॉइंट्स को याद कैसे रखा था, बड़ा सिंपल है। अगर मैं शॉपिंग करने जाऊं, मैं यानी एक मिस्टर और एक मिसेस शॉपिंग करने जाए, तो कौन ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठी करेगा, मिसेस ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठी करेगी, ठीक है। तो ऐसे आपने तीनों पॉइंट्स को याद रखना है, मटेरियलिटी, रोमम एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू, यस और नो? यस सर। अब इसके बाद शुभम सर कौन से टॉपिक पे ले गए थे? सर सफिशिएंसी हो गया, अब एप्रोप्रिएट्स की बात करते हैं। एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। रेलिवेंस का मतलब है देयर मस्ट बी अ लॉजिकल कनेक्शन, सर किसके बीच में, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड जिस असर्शन को आप चेक कर रहे हो। तो आ जाओ फ्लो में रिवाइज करते हैं। मान लो मेरा पर्पस है ओवर स्टेटमेंट चेक करना, मुझे कहीं ना कहीं
ओवर स्टेटमेंट से पहले अंडर स्टेटमेंट, सॉरी, अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है ऑफ द एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर, या मुझे ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है ऑफ द एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर, तो बताओ क्या पॉपुलेशन टेस्ट करूं? तो सर सिंपल सी बात है, अगर आपको अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है मतलब आपको लग रहा है ये जो 5 क्रेडिटर है ना इसके अलावा छठा हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं छठे को ढूंढ रहा हूं तो मैं 5 क्रेडिटर को तो चेक नहीं करूंगा, मैं रिकॉर्डेड क्रेडिटर को तो चेक नहीं करूंगा, तो मैं क्या चेक करूंगा? अंडर स्टेटमेंट के लिए मैं बाकी चीजें चेक करूंगा जहां से क्रेडिटर मिल सकता है। तो कोई अनपेड इनवॉइस हो गया, कोई सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट हो गई, कोई सप्लायर के स्टेटमेंट्स हो गए, तो वहां से वो चीजें पता चलेंगी। बट अगर आप ओवर स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो, यानी आपको लग रहा है जो 5 क्रेडिटर है ना इन्हीं में गड़बड़ है, यहीं पे कोई दिक्कत है, तो इन्हीं 5 को चेक कर लो, यानी आप रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को चेक कर सकते हो। क्या पहला पार्ट क्लियर है? क्लियर है सर। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, कनेक्टिंग द प्रोसीजर विद द असर्शन। तो मैंने कहा अगर आप एक गिवन प्रोसीजर कर रहे हो तो हो सकता है इट इज रेलिवेंट फॉर अ असर्शन बट नॉट रेलिवेंट फॉर अदर असर्शन। फॉर एग्जांपल 2 करंट एसेट्स उठाए, उन्हीं के एग्जांपल डिस्कस करें। पहला करंट एसेट उठाया डेटर, दूसरा उठाया इन्वेंट्री। पहले डेटर वाली बात करते हैं, ठीक है सर। मान लो जो एंटिटी के रिकॉर्डेड डेटर्स है, जो एंटिटी के रिकॉर्डेड डेटर्स है, मैंने उनकी कलेक्शन चेक करी, मैंने बैंक स्टेटमेंट से उनकी कलेक्शन चेक करी, तो कौन सी असर्शन है जिसकी मुझे कंफर्ट आ जाएगा? सर डेटर की 4 असर्शन होती है, ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। तो अगर पैसा कलेक्ट हुआ इसका मतलब डेटर एग्जिस्ट तो करता था, तो एग्जिस्टेंस पे तो कंफर्ट आ गया। अब एंटिटी को ही पैसा आया है तो ठीक है, चलो मान लो राइट भी होगी। कंप्लीटनेस चेक नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्डेड डेटर्स थे उन्हीं की कलेक्शन आपने चेक करी है, तो कंप्लीटनेस नहीं चेक हो पाएगी, क्योंकि आपको तो कोई छठा डेटर ढूंढते हो ना, हमने तो रिकॉर्डेड डेटर्स की कलेक्शन चेक करी, कंप्लीटनेस नहीं होगी। और बात होगी वैल्यूएशन की, तो वैल्यू भी पता चल जाएगी, क्योंकि अगर पैसा रिकवर हो गया तो मतलब वैल्यू ठीक है। बट सर क्या चेक नहीं हो पाएगा? ये कहता है कट ऑफ असर्शन चेक नहीं हो पाएगी। These procedures can give the evidence for these assertion but not for cut off। सर क्यों? अगर मैं बैंक स्टेटमेंट में देख रहा हूं कि इस डेटर से पैसा आया है, तो बैंक स्टेटमेंट में इतना तो लिखा होता है कि किससे पैसा आया और कितना पैसा आया। उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि कौन से ईयर की सेल्स थी जिसके लिए पैसा आया है। हाँ सर, तो आपकी जो कट ऑफ असर्शन है वो चेक नहीं हो पाएगी, बट यस एग्जिस्टेंस, राइट, वैल्यूएशन ये सब चेक हो जाएगा, ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री में सारे बच्चे देखना, सपोज मैं इन्वेंट्री ऑब्जर्व करने गया, जो इन्वेंट्री काउंट है मैं ऑब्जर्व करने गया, तो मुझे कौन सी असर्शन के बारे में पता चल जाएगा? एग्जिस्टेंस के बारे में, कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। बट क्या वैल्यूएशन के बारे में पता चलेगा? आंसर इज नो। मैं ऐसे इन्वेंट्री देख के थोड़ी बता सकता हूं क्या वैल्यू होगी। हमने एग्जांपल लिया, जैसे सपोज मान लो मैं दवाइयों की इन्वेंट्री देख रहा हूं, अब वहां पे 150 दवाइयां पड़ी हैं अलग अलग तरह की। अब मैं दवाई देख के नहीं बता सकता इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको एग्जिस्टेंस का पता लगेगा, बट वैल्यूएशन का नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व करी, दिस ऑडिट प्रोसीजर इज रेलिवेंट फॉर द एग्जिस्टेंस असर्शन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द प्रोसीजर एंड द असर्शन बीइंग टेस्टेड। और अगर जेंजी वाली भाषा में बोले तो वाइब चेक, इसकी वाइब कहीं ना कहीं असर्शन से मैच होनी चाहिए, तो इसको हम रेलिवेंस कहते हैं। तो अगर आप चाहो तो फटाफट एक बार वीडियो को चाहे पॉज कर लेना, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, और ये जो रेलिवेंस वाला टॉपिक है इस तरह से आप उसको गो थ्रू करके चल सकते हो। अब आ जाओ रिलायबिलिटी की बात करते हैं। अब आ जाओ रिलायबिलिटी की बात करते हैं, और रिलायबिलिटी से पहले मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ एविडेंस। आ जाओ फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं, लेट्स सी व्हाट इट सेज। ये कहता है जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है इनको आप 2 तरीके से बांट सकते हो, नेचर एंड सोर्स। अगर मैं नेचर की बात करूं तो कुछ चीजें देख के पता चलेंगी, कुछ चीजें बात करके पता चलेंगी, और कुछ चीजें डॉक्यूमेंट से पता चलेंगी। जो देख के पता चलती है उनको कहते हैं विजुअल एविडेंस। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व किया। ओरल मतलब आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करके कुछ इंफॉर्मेशन ली, एंड डॉक्यूमेंट्री मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे एफडी का सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, सेल्स बिल्स, ठीक है सर। अब सोर्स देख लेना कि एविडेंस आया कहां से, इंटरनली आया है या एक्सटर्नल सोर्सेस से है। इंटरनली मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उत्पन्न हुआ, एक्सटर्नल मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आया। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? जो ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है वो सेल्स इनवॉइस जनरेट करती है, जो गुड्स रिसीव हुई उसकी गुड्स रिसीट नोट, जो इसने एसेट्स की इंस्पेक्शन कराई उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और अगर कोई इसने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट दिया है। बाहर से क्या आता है? सर हम भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो बाहर से परचेज इनवॉइस आता है। किसको ऑर्डर करना है उसके लिए हम बाहर से कोटेशंस लेते हैं, सप्लायर का कोई चलान वगैरह हो सकता है, प्लस डेटर क्रेडिटर की कोई बाहर वाली कंफर्मेशन हो सकती है। ये सब एक्सटर्नल एविडेंस है। तो ये कहता है जो इंटरनल एविडेंस है ना उसमें सावधानी बरतना। वहां पे मैनिपुलेशन हो सकती है कि जो भी इन्होंने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जनरेट करे वहां पे पीडीएफ वगैरह में चेंजेस कर दे, ठीक है सर। बट जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं दीज आर मोर रिलायबल। बट फिर भी अगर आपको डाउट होता है अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ थर्ड पार्टी,
थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? मान लो इनकी कोई एसोसिएट एंटिटी है, तो उस केस में अगेन आपने विजिलेंट रहना है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब कंक्लूड करें तो बड़ा सिंपल है, जितना हो सके इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस को मैच करके चलना। फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेज हुई है तो परचेज ऑर्डर इज इंटरनल एविडेंस, इनवॉइस इज एक्सटर्नल एविडेंस। तो जो क्वांटिटी और प्राइजेस इसमें आ रहे हैं वैसी क्वांटिटी और प्राइस इसमें कहीं ना कहीं मैच होनी चाहिए। बट सर अगर हमारे पास एक्सटर्नल एविडेंस नहीं है तो कोशिश करो इंटरनल एविडेंस को ही कोरोबोरेट करो विद वन अनदर। सर कैसे? सपोज अगर मुझे डेटर चेक करना था और मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही, यानी एक्सटर्नल एविडेंस नहीं है सर, तो सेल्स के केस में जितने भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सेल्स ऑर्डर हो गया, इनवॉइस हो गया, डिस्पैचिंग हो गई, इन सब चीजों को आपने कंसीडर करके चलना है। क्लियर है पॉइंट्स? कम ऑन, यस सर। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज करके एक धुआंधार टॉपिक पढ़ा, दैट वाज आल्सो द 5 स्टार टॉपिक ऑफ द डे। मैंने कहा 5 स्टार टॉपिक ऑफ द डे क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो एमटीपी हुआ जैन 25 में, वहां पे भी आईसीए ने इस पे क्वेश्चन पूछा। तो ये कहता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अब इन्हीं पॉइंट से अपने अपने पॉइंट निकाल लो। सबसे पहले सोर्स, आप बताओ कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा, एक्सटर्नल वाला या इंटरनल वाला? एक्सटर्नल वाला। तो ये कहता है रिलायबिलिटी इज इंक्रीज व्हेन द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। इंटरनल वाला भी रिलायबल हो सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, अगर एंटिटी के प्रोसेसेस अच्छे हैं। सो रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस जनरेटेड इंटरनली इज इंक्रीज्ड इफ द इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। नाउ सर टॉकिंग अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा, अगर मैं कंट्रोल को खुद परफॉर्म होते हुए देखूं या मैं मैनेजमेंट से पूछूं। सर मैनेजमेंट से पूछोगे तो हमेशा कहेंगे कंट्रोल अच्छा है, बट अगर आप खुद देखते हो कि कंट्रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहा है, प्रोसेस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो दैट इज मोर रिलायबल। सो सर्कमस्टेंसेस में आप बोलोगे ऑडिट एविडेंस दैट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इज मोर रिलायबल देन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल आपने खुद ऑब्जर्व किया कंट्रोल को, दैट इज मोर रिलायबल देन आपने जो इंक्वायरी करके लिया उससे। और आखिरी में हम बात करेंगे नेचर की। डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल है या ओरल? सर डॉक्यूमेंट्री ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसमें हमने कौन सा एग्जांपल डिस्कस किया था? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अगर मीटिंग के मिनट्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है तो दैट इज मोर रिलायबल देन आस्किंग द पर्सन बताओ मीटिंग में क्या क्या हुआ। क्योंकि सर अगर आप पूछोगे मीटिंग में क्या क्या हुआ, वो आपको 5 बातें बताएगा, 4 बातें नहीं बताएगा, भूल जाएगा, तो डॉक्यूमेंट ही ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, सो ऑडिट एविडेंस इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल देन द ओरल वाला, बिकॉज मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर मोर रिलायबल देन द ओरल रिप्रेजेंटेशंस आफ्टर द मीटिंग। क्लियर है पॉइंट? अरे पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। लास्ट में डॉक्यूमेंट्स में भी कौन ज्यादा रिलायबल है, ओरिजिनल या फोटोकॉपी? सर ओरिजिनल। हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही ज्यादा रिलायबल होते हैं। सो एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन एनी फोटोकॉपी। अब इसके सिनोनिम्स, फेसिमाइल बोल दो, फेसिमाइल भी एक कॉपी होती है, डिजिटाइज्ड बोल दो या फिल्म बोल दो, इनसे ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था एक बार फटाफट उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला कि आपको बताना है जनरलाइजेशंस ऑफ रिलायबिलिटी। तो जनरलाइजेशन मतलब यही जो 5 पॉइंट डिस्कस किए कि रिलायबिलिटी में क्या क्या चीजें आप जनरलाइज कर सकते हो। तो यही आपको ध्यान रखने, नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंस करके इन 5 बातों को आप ध्यान रख के चलोगे। क्या यहीं तक हमने पढ़ाई की थी? नहीं सर। आखिरी में जो आपने सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस वाला पार्ट था उसको हमको अच्छे से कवर किया था, तो मैंने कहा आ जाओ उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस में सबसे पहले कह रहे हैं प्रोसीजर करो ताकि एविडेंस मिल जाए। ठीक है सर, एविडेंस से क्या होगा? कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, ओपिनियन करोगे, रिपोर्ट दोगे, ये बेसिक बातें हमको आती है। प्लस क्या एविडेंस में वो एविडेंस भी आता है जो हमको पिछले ऑडिट्स में मिला है। यस सर, जो प्रीवियस ऑडिट में एविडेंस लिया वो भी इस साल का एविडेंस आप बना सकते हो। अब ये कहता है कि इन एडिशन टू एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन एडिशन टू अदर सोर्सेज, एंटिटी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो भी ऑडिट एविडेंस होते हैं। तो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाला पार्ट कर लिया। अब इसके अलावा ये कहता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को भी यूज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट रिवीजन में कवर करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्या ऑडिट एविडेंस में हमेशा वही इंफॉर्मेशन आएगी जो चीजें सपोर्ट करती है, कॉन्ट्राडिक्टिंग भी आएगी? दोनों। ऑडिट एविडेंस में दोनों इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो आपकी असर्शन को सपोर्ट करे या कॉन्ट्राडिक्ट करे। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है सर। सेकंड थिंग कहता है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो वो भी एक ऑडिट एविडेंस बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट लिख के नहीं दे रही, अगर मैनेजमेंट लिख के नहीं दे रही इसका मतलब झूठी है, और झूठी है मतलब उसकी इंटीग्रिटी नहीं है। सो इफ द मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग सम इंफॉर्मेशन दैट इज द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस। इट इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस की इनमें इंटीग्रिटी की कमी है। तो अब आओ इसका बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सीखा? सर बड़ी अच्छी चीज सीखी। सबसे पहले हमने देखा कि एक परचेज बिल था 5 लाख रुपए का, जो किसी और कंपनी का था और हमारे क्लाइंट की बुक्स में आ रहा है।
तो पहले बताओ परचेज क्या होता है? अकाउंट बैलेंस होता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। इसकी असर्शंस कौन कौन सी होती है सर? इसकी असर्शंस होती है OCACC। OCACC का मतलब है अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन और कट ऑफ। तो मुझे एक बात बताओ, जब किसी और का बिल मेरे में है तो मतलब ये एंटिटी का खर्चा ही नहीं है। तो अगर एंटिटी का खर्चा नहीं है तो ये खर्चा अकर ही नहीं हुआ। तो अगर अकर नहीं हुआ तो यानी अकरेंस की असर्शन मैच नहीं करी। तो एक बात बताना, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अगर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी असर्शन को, तो क्या वो भी ऑडिट एविडेंस हो जाएगी? आंसर इज यस, वो भी ऑडिट एविडेंस हो जाएगी। तो आखिरी में इसने पूछा वेदर इट इज ऑडिट एविडेंस, तो आप बोलोगे ऑडिट एविडेंस कंप्राइज बोथ द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्ट्स द असर्शन। तो आप सीधा सीधा बोलोगे इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अकरेंस असर्शन, हेंस इट इज आल्सो ऑडिट एविडेंस। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट देखो, कहता है मैनेजमेंट ने कहा मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, तो क्या एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज आल्सो ऑडिट एविडेंस? यस, वो भी होती है। तो लास्ट पॉइंट में आप बोलोगे एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज मैनेजमेंट नॉट गिविंग अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो ऑडिट एविडेंस। सो जो केस में हुआ है ये भी हमारा ऑडिट एविडेंस बन जाएगा। बात समझ आती है? आती है सर। टुडे वी स्टडीड दिस टॉपिक ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर हमने पढ़ा, तो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो पहला नजरिया ऑडिट प्रोसीजर को देखने का सर, वो है रैप और फैप। रैप का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें हम चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई एंड असेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर। तो यहां तो सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एक्चुअल टेस्टिंग का होती है फैप में, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब सर टेस्टिंग में भी दो चीजों की टेस्टिंग करते हैं, एक तो एंटिटी के प्रोसेसेस की और एक अमाउंट्स की। तो जो प्रोसेस की टेस्टिंग होती है उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और जो अमाउंट्स की टेस्टिंग होती है उसको कहते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब अमाउंट्स की टेस्टिंग में भी दो छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में जो एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको आप चेक करते हो, ठीक है सर। एनालिटिकल प्रोसीजर में बेसिकली आप कंपैरिजन वगैरह कर लेते हो करंट ईयर का प्रीवियस ईयर वगैरह से। सो दिस इज द एनालिसिस इट इन्वॉल्व्स। ठीक है सर। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आज हमने थोड़ा नजरिया बदला और हमने सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पढ़ने की कोशिश करी। सर ये क्या है? ये है इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं सर? इंस्पेक्शन में दो चीजें इंस्पेक्ट करते हैं। क्या? सबसे पहले कहता है यू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। तो जो एंटिटी के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स उनको आप एग्जामिन करते हो। अब ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक PDF फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका इंस्पेक्शन हो गया। अब इसके एग्जांपल्स वगैरह भी हम इसमें कवर करेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है सर। दूसरा इंस्पेक्शन का देखने का नजरिया है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट, तो जो एंटिटी के पीपी है, इन्वेंट्री है, आप फिजिकली जाके उनको एग्जामिन करते हो कि वो किस कंडीशन में रखे हैं, तो वो भी इंस्पेक्शन का पार्ट है। तो चाहे आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, चाहे आप एसेट्स की फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, दोनों ही इंस्पेक्शन का पार्ट बनेंगे। अब रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स से इन्होंने एक पॉइंट रिलेट किया और बोला कि जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है सबकी रिलायबिलिटी अलग अलग होती है। सबकी रिलायबिलिटी अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जो हमने भी प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था। ठीक है सर। तो ये कहता है इट प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट वेरी इन रिलायबिलिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस। एंड जो इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिलायबल कब होते हैं? जब इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हो। सो ये कहता है फॉर द इंटरनल रिकॉर्ड्स इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? हाँ सर। अब इन दोनों के एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर मैं रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो मान लो मैं जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूं उसमें मुझे चेक करना है ऑथराइजेशन। तो मैं ऑथराइजेशन के लिए क्या कर सकता हूं? जो भी ऑथराइजेशन वाला डॉक्यूमेंट है उसको चेक कर लो। सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में यू कैन इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑथराइजेशन। फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन, कि अगर परचेज ऑर्डर पे साइन है सीनियर का तो इसका मतलब वो ऑथराइज्ड है। ठीक है सर। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मान लो मुझे एंटिटी की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी चेक करनी है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग पॉलिसी है ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको चेक करूंगा, वो भी एक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट है। तो ये कहता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में यू कैन इंस्पेक्ट द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एज एन एविडेंस फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग पॉलिसी। इजी इजी सर। सर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स के तो एग्जांपल हो गए, अब फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट के एग्जांपल बता दो। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, दो ही एसेट अवेलेबल है हमारे पास फिजिकल एग्जामिन करने के लिए, एक है पीपी और एक है हमारे पास इन्वेंट्री। तो पीपी के केस में कहता है कि अगर आप इसको फिजिकली एग्जामिन करोगे तो कौन सी असर्शन का पता चल जाएगा? एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा। एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिल जाएगा बट राइट का नहीं मिलेगा, बिकॉज देख के नहीं बता सकते ना किसका एसेट है। सपोज अगर ये चार्जर है तो इसको देख के आप नहीं बता सकते ना शुभम सर का है, हो सकता है शुभम सर की बहन का हो। तो ये कह रहे हैं कि इससे आपको ना तो राइट एंड ऑब्लिगेशंस का पता चलेगा, ना आपको इसकी वैल्यूएशन का पता चलेगा। चार्जर देख के बता सकते हो क्या कितने का है? नहीं सर। तो यू कैन गेट टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस, नॉट अबाउट द वैल्यूएशन और
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बट जब बात होती है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री के केस में बस इतना इन्होंने बोला कि जब आप इन्वेंट्री को फिजिकली एग्जामिन कर रहे हो तो साथ साथ ऑब्जर्व भी कर लेना किस तरह से इन्वेंट्री काउंट हो रहा है। सो इंस्पेक्शन कैन बी यूज्ड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट। क्या ये पूरा टॉपिक क्लियर है? क्लियर है सर। तो फटाफट एक बार अपनी किताब पे आ जाओ, फटाफट एक बार अपनी किताब पे आ जाओ और एक बार हम इसको बुक से भी एक बार बढ़िया तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं। एवरीवन लेट्स रिवाइज इट अगेन फ्रॉम द बुक। तो देखो क्या कहता है, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले रैप, फैप, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब हम इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो दो चीजों की इंस्पेक्शन होती है, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी वेरी करती है बिकॉज ये डिपेंड करती है नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे, प्लस इंटरनल रिकॉर्ड्स भी रिलायबल हो सकते हैं अगर उनके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है। अब इन दोनों के एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स के। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपने क्या देखा? रिकॉर्ड्स ऑफ ऑथराइजेशन। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करनी तो आपने क्या देखा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने बात करी फिजिकल एग्जामिनेशन की, उसमें बात करी टेंजिबल एसेट्स की। अगर फिजिकल एग्जामिन किया तो आपको अजर्शन के ऊपर, कौन सी अजर्शन पे एविडेंस मिल जाएगा? एग्जिस्टेंस पे मिल जाएगा। बट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ वैल्यूएशन पे हो सकता है ना मिले। देन वी डिस्कस अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स। साथ साथ आप ऑब्जर्व भी करके चल सकते हो। क्या ये पूरा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन दे रखा है। सर कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 मेरे साथ साथ कवर करो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सीए के ऑडिटेड द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड। ऑडिटर यूज द ऑडिट प्रोसीजर जिसमें उसने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को डिटेल में चेक किया। तो जब मैं डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को डिटेल में चेक करता हूं तो ये कौन सा ऑडिट प्रोसीजर है? अभी शुभम सर ने सिखाया इंस्पेक्शन। हम यहां पे इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं एक्सप्लेन करो इंस्पेक्शन एंड इट्स रिलायबिलिटी। तो सर हमें यहां पे क्या बताना है? वही जो बातें मैंने अभी आपको सिखाई वही की वही विद एग्जांपल्स आपको बतानी है। और लास्ट में बस एक लाइन लिख देना, इट कैन बी कंक्लूडेड सीए के यूज्ड इंस्पेक्शन एज ऑडिट प्रोसीजर। सर क्या हमको यहां पे रिलायबिलिटी वाले पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे? नहीं बाबू, रिलायबिलिटी वाले पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इंस्पेक्शन वाला प्रोसीजर समझा के आना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके बाद शुभम सर ने अगला टॉपिक आपको पढ़ाया था बुक से। कौन कौन सी बातें? सर ये बेसिक प्रोसीजर। जब भी शुभम सर बोलेंगे ऑब्जर्वेशन यानी अखियों से ऑडिटर सब कुछ चेक करे अखियों से, यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी लुकिंग एट द प्रोसेस और अ प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय द एंटिटी, यानी आप जो एंटिटी इन्वेंट्री काउंट कर रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। या आपने एंटिटी में कंट्रोल देखा कि जो भी जूनियर है वो सीनियर से अपने बिल्स अप्रूव करा रहा था। तो जब आपने खुद देखा एक प्रोसेस को फॉलो होते हुए, कंट्रोल को फॉलो होते हुए, तो ये क्या बन गया? ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? जो एंटिटी की एक्सटर्नल पार्टी है, थर्ड पार्टी है, उससे डायरेक्टली आपको कोई कंफर्मेशन मिल रही है। डायरेक्टली मतलब मैनेजमेंट के थ्रू नहीं आनी चाहिए, डायरेक्टली आपके पास आनी चाहिए। सर क्या ओरली चलेगी? नहीं, रिटर्न में आनी चाहिए। तो ये कहता है डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी डायरेक्टली टू द ऑडिटर। इट कैन बी इन पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और अदर फॉर्म। मोर डिटेल में हम कवर करेंगे इन ऐसे 505। फिर हमने दो प्यारे प्यारे टॉपिक्स कवर करे, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस, सर दोनों में फर्क क्या था? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। अगर आप कोई मैथमेटिकल वैल्यू वापस कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप कोई मैथमेटिकल वैल्यू वापस कैलकुलेट करो तो दैट इज रिकैलकुलेशन। यानी इफ यू आर चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, दिस इज रिकैलकुलेशन व्हिच यू कैन डू मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर एग्जांपल, एंटिटी ने एफडी की इंटरेस्ट की वर्किंग कर रखी है, ठीक है सर, आपने उस इंटरेस्ट को वापस रिकैलकुलेट वगैरह किया तो ये रिकैलकुलेशन है। एंटिटी ने पीपी की डेप्रिसिएशन निकाल रखी है, आपने उसको वापस रिकैलकुलेट किया तो ये भी रिकैलकुलेशन है। बट सर अगर एंटिटी ने कोई प्रोसेस कर रखा है, कोई इंटरनल कंट्रोल रख रखा है और आपने वापस उस चीज को रिपीट किया, सो दैट इज रीपरफॉर्मेंस। तो जब अमाउंट की बात होगी तो रिकैलकुलेशन, जब प्रोसेस या कंट्रोल की बात होगी तो इट विल बी अ रीपरफॉर्मेंस। सो रीपरफॉर्मेंस का सर सिंपल सी बात मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यानी एज अ ऑडिटर आपने खुद वो चीज करी, independent execution of a procedure or a control which were originally performed as a part of entity's internal control, जो originally entity ने खुद अपने internal control या process के part में किए थे।
डील डन डन सर। फिर मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था सर, क्या एज अ ऑडिटर अगर मैं डेटर्स की एजिंग वापस बना रहा हूं तो ये क्या है सर? आप उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो तो दैट इज रीपरफॉर्मेंस। बट अगर आप उस एजिंग के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज रिकैलकुलेशन। सर एक आईसीआई का क्वेश्चन भी करा दो ना इस पे, एक आईसीआई का क्वेश्चन भी करा दो ना इस पे। तो मैंने कहा आ जाओ आईसीआई का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ये कहता है आपने एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए, ठीक है सर। अब आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नोट्स होते हैं उसमें ट्रेड पेबल्स की एजिंग आती है। तो आपको ये देखना था कि अकाउंटेंट ने प्रॉपर एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल बनाई है कि नहीं, तो आपको ये वेरीफाई करनी है एजिंग। तो मुझे बताओ अगर एजिंग वेरीफाई करनी है तो ये इनका प्रोसेस था। आप इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो, तो जब भी हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो कौन सा ऑडिट प्रोसीजर आएगा? आइडेंटिफाई द ऑडिट प्रोसीजर। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है। सो द राइट आंसर इज रीपरफॉर्मिंग। हम यहां पे रीपरफॉर्मिंग कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। दिस इज रीपरफॉर्मेशन। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। ऑसम ऑसम, वेरी वेरी गुड। अब सर इसके बाद हम गए अगले प्रोसीजर पे। इसके बाद हम चले गए थे अगले प्रोसीजर पे। अगला प्रोसीजर क्या था? एनालिटिकल प्रोसीजर। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे इन ऐसे 520, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्वायरी। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। कम ऑन एवरीवन। पहले देखो इस टॉपिक को। इतना बड़ा टॉपिक दिमाग में कैसे जाएगा? सारे बच्चे करेंगे मेरे साथ। इतना बड़ा टॉपिक दिमाग में कैसे जाएगा? अभी जाएगा। आओ फटाफट अपने चार्ट पे। सबसे पहले हमने इंक्वायरी को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया? 1 2 3 4, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। इंक्वायरी का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं मुझे कुछ सीखना है, कहीं ना कहीं मुझे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो हम क्या करते थे? बॉटल उठाते थे। बॉटल से क्या करेंगे? सीकिंग इंफॉर्मेशन। बॉटल क्या है? नॉलेजेबल पर्सन। तो जब भी इंफॉर्मेशन लोगे किसी बुद्धू से मत ले लेना, नॉलेजेबल पर्सन से। ये है नॉलेजेबल पर्सन, मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन, तो सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। तो ये कहता है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। अब सर इंफॉर्मेशन बताओ कैसे हो सकती है? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। नॉलेजेबल पर्सन कैसा हो सकता है? विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। प्लस द इंक्वायरी कैन बी अ फॉर्मल रिटन इंक्वायरी और इट कैन बी अ इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी। बात क्लियर है? क्लियर है। सारे बच्चे बताओ क्या रेट चल रहा है इंक्वायरी का? सर फ्री की है, मुफ्त की इंक्वायरी है। तो अगर कोई चीज फ्री की होती है तो दैट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट। हम इसको थ्रू आउट द ऑडिट यूज करते हैं। अब सर पहले केस में आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। अब सेकंड केस में क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट द रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी, बिकॉज ये भी एक इंक्वायरी प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। तो मुझे बताओ 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है? 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है? तो या सर या तो कुछ नया मिलेगा, या तो कुछ नया मिलेगा, या कुछ सपोर्टिंग मिलेगा, या कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग मिलेगा। कम ऑन। या तो कुछ नया मिलेगा, या कुछ सपोर्टिंग मिलेगा, या कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग मिलेगा। सो 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ auditor can get is it can provide information not previously possessed, that means something new, or it can provide a corroborative audit evidence. Corroborative means something which is supporting the evidence you already have, or it can provide the responses significantly different from the information already had. अब सर जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस आता है तो हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से क्या सीखा है? मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो फॉर एग्जांपल इंक्वायरी करके मुझे पता चला यहां पे जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करवाती है। तो मुझे तो लग रहा था मैनेजमेंट अच्छी है, बट जब जूनियर से इंक्वायरी करी कि तुम्हारा सीनियर कैसा है, तो जूनियर को जब 2 चाय पिलाई तो उसने सारा का सारा मामला उगल दिया। उसने सारी बातें बता दी कि भाई सीनियर बदमाश है, सीनियर मैनेजमेंट कंट्रोल्स की बैंड बजा रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है मैनेजमेंट इज ओवरराइडिंग द कंट्रोल, तो यू विल मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या दोनों स्टेजेस क्लियर है? यस सर। पहली स्टेज में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, दूसरे में उस रिस्पॉन्सेस को इवेल्युएट किया। तीसरी स्टेज में क्या था? मैंने कहा तीसरी स्टेज में हमने इनका इंटेंशन चेक किया। वी डिड द इंक्वायरीज फॉर मैनेजमेंट इंटेंट एंड कहीं ना कहीं हमको लगता है इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, तो हमें 3 चीजें अंडरस्टैंड करनी है। सर क्या? पैरा। पैरा मतलब पास्ट हिस्ट्री, रीजंस एंड एबिलिटी, जिससे आपको एक कोरोबोरेटिव एविडेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन बना रखा है बोनस देने का, और ये प्रोविजन कितना बना रखा है? 15% ऑफ द प्रॉफिट, तो अब कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है 15% प्रॉफिट एज अ बोनस देने का वो ठीक है कि नहीं? 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पास्ट हिस्ट्री, क्या पास्ट में भी इन्होंने इस तरह से बोनस दिया है?
रीजन क्यों दे रहे हैं इतना बोनस, इंप्लॉइज ने ऐसा क्या धुआंधार काम किया है, एंड एबिलिटी, क्या मैनेजमेंट के पास इतने फंड्स हैं कि वो इतना बोनस दे पाएगी। तो तीनों चीजें ध्यान रखेंगे सर। क्या पैरा, पैरा मतलब पा मतलब पास्ट हिस्ट्री, आर मतलब रीजन, एंड ए फॉर एबिलिटी, इससे कोरोबोरेटिव एविडेंस मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट, याद है आपने ओरल इंक्वायरीज की थी, याद है आपने कुछ ओरल इंक्वायरीज की थी, हाँ सर, फॉर्मल रिटर्न और ओरल इंक्वायरी। तो जो ओरल इंक्वायरीज के रिस्पॉन्सेज है ना मैनेजमेंट से, राइटिंग में ले लेना, आप उनको राइटिंग में ले लेना। सो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी टू कंफर्म रिस्पॉन्सेज टू ओरल इंक्वायरीज। सो लास्ट बार फटाफट एक बार इंक्वायरीज वाला पार्ट मुझे रिवाइज करा दो। सबसे पहले इंक्वायरी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेना, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। अब इंफॉर्मेशन कैन बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, पर्सन कैन बी विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी, इंक्वायरी कैन बी रिटर्न और ओरल। ओरल के लिए लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है सर। और बताओ, फ्री किया है, एक्सटेंसिवली यूज्ड थ्रू आउट द ऑडिट। सेकंड स्टेज में मैंने कहा जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ये कैसी हो सकती है, कुछ नया, कुछ सपोर्टिंग, कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग। कम ऑन, कुछ नया, कुछ सपोर्टिंग, कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग। नया मतलब इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड, सपोर्टिंग मतलब corroborative audit evidence, and contradicting मतलब information that is significantly different from the information already had, so modify or perform additional audit procedures। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है सर। थर्ड पॉइंट में हमने बात करी पैरा की। थर्ड पॉइंट में हम तीन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, पैरा यानी पास्ट हिस्ट्री, रीजंस एंड एबिलिटी, जब भी हमें मैनेजमेंट का इंटेंशन चेक करना है, और आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ओरल इंक्वायरी। डन डना डन डन, क्लियर है सर। अब इसके ऊपर भी आपके अगर क्वेश्चन बैंक में आप जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, एकदम बढ़िया वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है सर। कौन सा, आई थिंक इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यस सर। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो ना, पूरी की पूरी लाइन फालतू की दे रखी है, लास्ट लाइन पढ़ो। ये कहता है इन द लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की रोशनी में इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी बताओ एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, आरटीपी May 22। तो कुछ नहीं कर रखा, जो इंक्वायरी वाला टॉपिक मैंने आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया वही का वही एज इट इज दे रखा है। डील डन, डील डन सर। सर मैंने कहा हाँ सर, क्या हमारे यहाँ पे सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हो गए? हो गए सर। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इन ऑडिट प्रोसीजर्स को आप कैसे रिकॉल करोगे? इन ऑडिट प्रोसीजर्स को आप कैसे रिकॉल करोगे? क्या इनके नाम एक साथ रिकॉल कर पाओगे? मैंने कहा नहीं। तो आपको वॉवल्स आते हैं? वॉवल्स, हाँ सर वॉवल्स आते हैं। आपको वॉवल्स आते हैं? हाँ। तो वॉवल्स के थ्रू आप इनको इजीली रिकॉल कर सकते हो। कैसे? बोलो, AEIOU। सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, AEIOU। A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, E फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I फॉर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, O फॉर ऑब्जर्वेशन, एंड U से क्या था सर? U से था रिकैलकुलेशन। ओहो, रिकैलकुलेशन, और रिकैलकुलेशन का छोटा भाई रीपरफॉर्मेंस। तो ये आपके सारे के सारे प्रोसीजर हो गए। वंस मोर, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, यू से क्या था? रिकैलकुलेशन, एंड उसके बाद आ गया रीपरफॉर्मेंस। क्या आपको सारे के सारे प्रोसीजर्स अब दिमाग में बैठ गए? बैठ गए सर। दिस इज वन टेक्निक दैट आई लर्न फ्रॉम माय टीचर, दैट इज नीरज अरोड़ा सर। तो सारे के सारे बच्चे, उनके लिए थैंक यू जरूर लिख देना। डन सर, डन सर। अब इसके बाद मेरे पास एक छोटा सा पार्ट आ जाता है सर। क्या? ये बढ़िया वाला टॉपिक। ये क्या था? ये था नेचर एंड टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर मे बी अफेक्टेड बाय अ फैक्ट कि कुछ अकाउंटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, और या फिर वो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलता है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो सारे बच्चे बताओ, हमने इसमें क्या क्या एग्जांपल डिस्कस किए थे? सर सबसे पहला एग्जांपल तो हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का ही पढ़ा था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे। कब? या तो आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है। वो कब आ रहा है? जब आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हो, या फिर फिजिकल फॉर्म था, फिजिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, बट आपने उसको स्कैन करके डिस्कार्ड कर दिया, आपने उसको स्कैन करके रद्दी में डाल दिया। तो 2 पॉइंट्स याद रखना। सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज द परचेज ऑर्डर और इनवॉइसेस विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जब हम ई कॉमर्स करें। तो जब भी हम अमेजॉन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, तो वो ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक होता है, इनवॉइस भी इलेक्ट्रॉनिक होता है। सो दैट इज ई कॉमर्स। एंड सेकेंड केस क्या था? जल्दी से बताओ, सेकेंड केस क्या था? इट मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग। अब सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले एग्जांपल्स तो हो गए, ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? तो ध्यान से समझना। एंटिटी क्या करती है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करती है, और जो पुराना डॉक्यूमेंट है इसको डिलीट कर देती है। क्या मतलब सर?
अपना जो डॉक्यूमेंट है उसमें चेंज किया और उसको रखा, और जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसको डिलीट कर दिया। यानी जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं इनको आप रिट्रीव नहीं कर सकते आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि अगर इनकी फाइल्स चेंज हो जाती है तो ये बैकअप फाइल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती बिकॉज ऑफ द डेटा रिटेंशन पॉलिसी, ये इसको रिटेन ही नहीं करते। तो सर हम क्या करेंगे ऐसे केस में? हम क्या करेंगे, हम एंटिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज अपनी जो इंफॉर्मेशन है इसको रिटेन करो, संभाल के रखो। और दूसरा ऑप्शन क्या था? मैंने कहा दूसरा ऑप्शन ये है जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तभी इस पे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो, तभी आप इस पे प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। इस पे हमने एक एग्जांपल भी लिया था उमंग का। उमंग की फ्रेंड का नाम क्या था? उमंगी। अब सर उमंगी का केस क्या है ना, उमंगी रोज दोपहर 12 बजे इंस्टा पे स्टोरी लगाती है। वो रोज दोपहर 12 बजे इंस्टा पे स्टोरी लगाती है और 12:01 पे वो स्टोरी डिलीट कर देती है। 12:01 पे वो स्टोरी डिलीट कर देती है बिकॉज उसकी डेटा रिटेंशन पॉलिसी ऐसी है कि मुझे 1 मिनट से ज्यादा स्टोरी रखनी नहीं है। तो अब उमंग क्या कर सकता है? उमंगी से रिक्वेस्ट कर सकता है, वो उमंगी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज अपनी स्टोरी थोड़ी देर ज्यादा देर लगाओ ना, प्लीज अपनी जो स्टोरी है वो थोड़ी देर ज्यादा देर लगाओ ना। या फिर वो क्या कर सकता है सर, ऑडिट की क्लास के बीच में, ऑडिट की क्लास के बीच में 12 बजे ही जाके वो स्टोरी देख सकता है, जाके वो स्टोरी देख सकता है। तो एकदम फील से चलना, अपने आप सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। अब इसके बाद हमने एक टॉपिक किया मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सारे बच्चे बताओ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज कौन से फील्ड में है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज कौन से फील्ड में? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग? सर अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। सो ये एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक्सपर्टीज है इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, और इसका काम यूज किया मैनेजमेंट ने इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिज वर्क इज यूज्ड बाय द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताना, इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? तो मैंने कहा इसके एग्जांपल्स हमने उठाए अकाउंटिंग वाले गेम से, कि सपोज अगर AS10 PP बात करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल की, तो आपके तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे रखी होती है, बट ये फेयर वैल्यू आती कहां से है? सर वैल्यूएशन एक्सपर्ट देता है। ठीक है सर। इसी तरह अगर मैं बात करूं AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो इसमें क्या आता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। यस सर। इसमें कहीं ना कहीं ग्रेच्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, लीव इंकैशमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो ये कहां से आती है? ये भी एक एक्चुअरी निकाल के देता है, ये भी एक एक्चुअरी निकाल के देता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। तो सर एक बात बताओ, जब ये प्रेजेंट वैल्यूज और फेयर वैल्यूज एंटिटी यूज कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या हम भी इनको यूज कर सकते हैं? क्या हम भी एक्चुअरी की रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं एज अ एविडेंस फॉर चेकिंग दीज अमाउंट्स? यस आप यूज कर सकते हो। आप भी एक्चुअरी की रिपोर्ट को यूज कर सकते हो एज अ ऑडिट एविडेंस फॉर चेकिंग दीज अमाउंट्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, बस आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। और 3 ही प्रोसीजर है, ज्यादा प्रोसीजर नहीं है, 3 ही प्रोसीजर है। मुझे बताओ 3 प्रोसीजर क्या है सर? 3 प्रोसीजर क्या है? तो मैंने कहा 3 प्रोसीजर बड़े सिंपल है। सबसे पहले तो आप एक्सपर्ट को समझो, जो भी एक्सपर्ट है आप उसको समझो। सर एक्सपर्ट को समझो मतलब बड़े बड़े लोग क्या होते हैं? CEO, CFO, COO। आपने इसका समझना है CCO। CCO मतलब कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। अगर आपने इसके साथ पहले काम कर रखा है तो आपको पता रहेगा कि बंदा कितना समझदार है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप देखो इसकी नॉलेज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मेंबरशिप क्या है ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है सर। इसके बाद आती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? ये बंदा एम्प्लॉयड है या एक्सटर्नल पार्टी है, वो डिसाइड करेगा ये एंटिटी से कितना इंडिपेंडेंट है, एंटिटी से कितना इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है सर। अब आपने जब एक्चुअरी को समझ लिया, नाउ यू अंडरस्टैंड द वर्क, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द एक्चुअरी। अब सर वर्क को समझने पहले ना खुद को समझो। क्या मैंने अकाउंट्स पढ़ते वक्त ऐसा तो नहीं था AS10 स्किप कर दिया था, AS15 स्किप कर दिया था, तो मुझे तो पता ही नहीं है एक्चुअरी की लायबिलिटी होती क्या, ग्रेच्युटी की लायबिलिटी क्या होती है। तो यू हैव टू सी वेदर एज अ ऑडिटर यू हैव द एक्सपर्टीज टू इवेल्युएट द एक्सपर्ट वर्क और नॉट। अगर है तो फिर आप क्या इवेल्युएट करोगे? मैंने कहा 2 चीजें। एक तो जो इन्होंने एम्प्लॉयज का डेटा लिया, उस डेटा पे जो अजम्पशंस और मेथड्स लगाई ना, इनको इवेल्युएट कर लेना। तो इवेल्युएट द नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा दैट द एक्चुअरी यूज्ड, एंड उस डेटा पे जो अजम्पशंस और मेथड्स लगाई उनको आप इवेल्युएट करके चलोगे। ठीक है। तो हमने देखा था डेटा किसका लिया था? एम्प्लॉयज का लिया था। कौन से अजम्पशंस और मेथड्स लगते हैं? तो ग्रेच्युटी कब पे होती है? रिटायरमेंट पे होती है, डेथ पे होती है, प्लस वो फ्यूचर में पे होगी। तो आज तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो डिस्काउंटिंग रेट भी लगेगा। तो जो भी इन्होंने अजम्पशंस और मेथड्स लिए उनको आप इवेल्युएट करोगे। और आखिरी में जब आपने एक्चुअरी को समझ लिया, जब आपने उसके काम को समझ लिया, अब आप चेक करो क्या उसका काम एप्रोप्रिएट है एज अ ऑडिट एविडेंस। अब ये एप्रोप्रिएटनेस एज अ ऑडिट एविडेंस कैसे देखते हैं? मैंने कहा फ्लो में चलना।
इधर से सोर्स डेटा डाला, किसका तड़का लगाया, अजम्पशंस एंड मेथड्स का, तो क्या निकली, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो जो सोर्स डेटा है उसमें चेक कर लेना कार है कि नहीं। कार मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलिवेंस। ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी कवर्ड, इट शुड बी एक्यूरेट डेटा, नो मिस्टेक्स, एंड इट शुड बी रेलिवेंट डेटा। रेलिवेंट मतलब जो भी टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, जो भी आपके इंटर्न्स होते हैं, इनको थोड़ी कोई एक्चुअली वो मिलती है ग्रेचुटी, तो ये सब नहीं आने चाहिए, ओनली रेलिवेंट आने चाहिए। तो डेटा हो गया कार, कंप्लीट, एक्यूरेट, रेलिवेंट। इसमें जो अजम्पशंस एंड मेथड्स इन्होंने लगाए, रेलिवेंट और रीजनेबल होने चाहिए, आरआर। उसके बाद जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन है ये भी आरआर होने चाहिए, रेलिवेंट और रीजनेबल। डील डन सर। बस यहां पे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया था। यहां पे हमारा मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला टॉपिक कवर हो गया, इसकी डेफिनेशन कवर हो गई, इसके तीनों प्रोसीजर कवर हो गए। और मैं बताऊं ना, जो ऐसे 500 का क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे, आईसीएआई बस चाहता है आप ये 3 पॉइंट्स लिख दो चुपचाप। आईसीआई चाहता है बस आप ये 3 पॉइंट्स लिख दो, अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इवन अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओगे ना, इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट वाज 10, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 देखते, मजा आ जाएगा। लेट्स सी व्हाट इट टॉक्स अबाउट। पहला पार्ट देखो, एमटीपी नवंबर 21 वाला। ये कहता है कि आप ऑडिट कर रहे थे, आपने ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है। प्रोवाइड कर रखा है मतलब प्रोविजन बना रखा है। सर कितने का प्रोविजन बना रखा है, 20 लाख का प्रोविजन बना रखा है एज अ ग्रेचुटी पेबल टू द एम्प्लॉइज। और ये सर्टिफिकेट किसने दिया, 20 लाख का एक्चुरी ने दिया। तो कहता है कमेंट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सारे बच्चे बताओ, इन्होंने लिखा एक्चुरी, मैंने क्या सुना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मुझे यहां पे वही 3 प्रोसीजर्स की बात करनी है, सीसीओ, उसके बाद अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, एंड आखिरी में चेक करो क्या वो एप्रोप्रिएट है एज अ ऑडिट एविडेंस। इसका सेकंड वर्जन देख लो, एमटीपी 1 सितंबर 24। कहता है एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन पेट्रोकेमिकल बिजनेस। ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस कंपनी ने हायर किया पीक्यूआर एसोसिएट्स, जो एक इंजीनियर है, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या मैं बोल दूं इसकी एक्सपर्टीज भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से अलावा हो गई? हां सर। ऑडिटर इसके काम को यूज करना चाहता है एज एविडेंस। तो बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या ख्याल आपको रखना है? तो कुछ नहीं करना, पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो, ठीक है सर। फिर आप सिंपल सी बात है बोलो कि जो इन्होंने काम किया है एक्चुअली ने, हम उसको मैनेजमेंट एक्सपर्ट मानेंगे एज पर ऐसे 500। और फिर आपने सीधी सादी 3 लाइनें लिखनी है कि सबसे पहले एक्सपर्ट को समझो, यानी सीसीओ ऑफ द एक्सपर्ट, फिर उसके काम को समझो, और फिर देखो क्या उसका काम एप्रोप्रिएट है टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। क्या ये पूरा पॉइंट क्लियर है? इज द बेसिक आंसर फ्रेमिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर फिर एक बात बताओ, ये जो आपने हमको अंदर का माल लिखवाया, ये अंदर का माल कब लिखना है? जब स्पेसिफिकली पूछा जाए। जब आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे कि कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में क्या देखोगे, तो फिर ये बात लिखनी है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे कि काम की अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे, तो फिर ये 3 पॉइंट लिखने हैं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करके चल सकते हो। बात समझ गए? समझ गए सर। इसके बाद हमारे पास आया था लास्ट टॉपिक क्या था? मैटर्स अफेक्टिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करोगे। तो फटाफट आ जाओ, एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। तो अगर आपको लगता है मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसको लेके एक्चुअली ने काम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर लगता है गलती होने के चांसेस ज्यादा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, अगेन टेस्टिंग विल बी मोर। अगर आपको लगता है कोई प्रॉपर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस है, जनरली नहीं होता, जनरली इस केस में ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रेचुटी की लायबिलिटी एक्चुअली नहीं निकाली, और किसने निकाली है, तो जनरली नहीं होता। बट फिर भी गोइंग बाय द बुकिश व्यू, अगर ऑल्टरनेट सोर्स है तो कम टेस्टिंग से भी काम हो जाएगा। फिर एक बेसिक पॉइंट है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क। फिर देन इट टॉक्स अबाउट कि क्या एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी है या एज अ एक्सटर्नल पार्टी है। तो अगर एंटिटी का एम्प्लॉय है तो ऑब्जेक्टिविटी कम होगी, इंडिपेंडेंस कम होगी, तो अब आपको ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है सर। इसके अलावा ये देखो मैनेजमेंट इसको कितना कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट इस पे कितना इंफ्लुएंस झाड़ रही है। अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो बदमाशी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा पॉइंट कहता है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स देख लेना ओवर द एक्सपर्ट वर्क। क्या जो एक्सपर्ट काम करके लाता है एंटिटी उसको प्रॉपर्ली चेक करती है? अगर चेक कर रही है, कंट्रोल्स प्रॉपर है एंटिटी के अंदर, प्रोसेसेस प्रॉपर है, तो कम टेस्टिंग में भी काम चल जाएगा। इसके अलावा ये कहता है जैसे आप अपना काम एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करते हो, एक्चुअली ने भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया, यानी प्रॉपर वर्क किया है, तो ओके यू कैन डू लेस टेस्टिंग, इट्स फाइन। देन इट सेज अगर एक्चुअली बहुत एक्सपर्ट है
उसका अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है तो अगेन कम टेस्टिंग में काम हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो इवन कम टेस्टिंग में काम हो जाएगा। सो व्हेन द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो आप यहां पे 5 से 6 पॉइंट एकदम फ्लो में ध्यान रख सकते हो। सर क्या सबसे पहला पॉइंट क्या था? मैंने कहा क्वेश्चन है मैटर्स अफेक्टिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जब भी हम यूज करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क, तो सबसे पहला पॉइंट मैटर ही उठा लो, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। अगर मैटर कॉम्प्लेक्स है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सेकंड पॉइंट अपने आप याद आ जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द मैटर। सर मैटर कॉम्प्लेक्स भी है, गलती होने के चांसेस भी हैं, बोलो डर गए, बोलो हम डर गए। तो जैसे ही डर गए तो बोलो हम एक्सपर्ट का काम नहीं देखेंगे, कुछ ऑल्टरनेट दिखाओ। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस, तो एकदम फ्लो में चलना, सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। अब अगर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट का एग्रीमेंट दिखाओ। इसमें 2 चीजें देखेंगे, क्या क्या? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क। ऑडिटर के एग्रीमेंट में भी यही था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के एग्रीमेंट में भी यही है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट देखना है कि ये बंदा एम्प्लॉयड है या एक्सटर्नल पार्टी है, यानी वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड और इज अ पार्टी एंगेज टू प्रोवाइड द सर्विसेज। इससे क्या होगा? कंट्रोल का पता चलेगा, कितना मैनेजमेंट इस पे कंट्रोल कर पा रही है, इन्फ्लुएंस कर पा रही है। एंड दूसरा पॉइंट भी कंट्रोल वाला ही है, यहां पे इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द एक्सपर्ट वर्क। तो अगर आप इसमें से कोई भी 5 से 6 पॉइंट इजीली फ्लो में रिकॉल कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सर नेक्स्ट टॉपिक हमने कौन सा शुरू किया आज रिवीजन में? दैट वाज सेलेक्टिंग द आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। यानी जब भी मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा, टेस्ट ऑफ डिटेल करूंगा, तो कौन कौन से तरीके हैं आइटम्स को सिलेक्ट करने के। तो इसके लिए हमने एक प्यारा सा चार्ट बनाया और हमको पता चला 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सारे आइटम्स को टेस्ट कर लो, यानी 100% एग्जामिनेशन। दूसरा तरीका है कि आप सारे आइटम्स को टेस्ट मत करो, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को टेस्ट करो। और तीसरा तरीका है ऑडिट सैंपलिंग। तीसरा तरीका है ऑडिट सैंपलिंग, यानी हम लेस देन 100% पॉपुलेशन चेक करेंगे। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे कैसे एक एक पार्ट कहता है। तो एक एक बात को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले कहता है सेलेक्ट ऑल द आइटम्स, यानी 100% एग्जामिनेशन। 100% एग्जामिनेशन मतलब जो भी अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम, आप उसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस चेक करने वाले हो। तो सर ये कौन से केस में मोर कॉमन है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में इट इज मोर कॉमन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में इट इज अनलाइकली। हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल मैं परचेज के कंट्रोल चेक करना चाहता हूं कि परचेज ऑर्डर होता है कि नहीं। अब एंटिटी की हजारों ट्रांजैक्शन है, तो क्या मैं हजारों परचेज ऑर्डर देखूंगा? नहीं, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि मैं 100% टेस्टिंग करूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। बट यही अगर मैं एंटिटी की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देखना चाहता हूं। अब सर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल है, एक एक्सेल फाइल है जिसमें हमारे पास पीपी की कॉस्ट दे रखी है, उसकी यूजफुल लाइफ दे रखी है। तो आप सिंपल सी बात है, बेसिक फॉर्मूला लगा के पूरी डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या मैं बोल दूं कि पीपी की जो डेप्रिसिएशन है रिकैलकुलेट हो सकती है, यानी 100% मुझे कंफर्ट आ सकता है कि डेप्रिसिएशन ठीक है कि नहीं? हाँ। तो कहीं ना कहीं 100% चेकिंग इज मोर कॉमन इन टेस्ट ऑफ डिटेल, नॉट इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब 3 ऐसे केसेस है जहां पे इट शैल बी मोर एप्रोप्रिएट। ये क्या थे? कम ज्यादा कम। ओहो, कम ज्यादा कम। सर कम ज्यादा कम का क्या मतलब है? अगर आपको लगता है आइटम्स कम है बट उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर लगता है रिस्क ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है 100% आइटम्स चेक करो। एंड थर्ड केस कहता है अगर आपको लगता है देयर इज अ रिपीटेड नेचर ऑफ कैलकुलेशन, और ये जो कैलकुलेशन है कोई इंसान बैठ के नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहा है, ऑटोमेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप 100% चेकिंग कर लो बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो 3 केसेस में हम 100% चेकिंग करेंगे। आइटम्स कम है, रिस्क ज्यादा है और कॉस्ट कम है। कम ऑन, आइटम्स कम है, रिस्क ज्यादा है, कॉस्ट कम है। आइटम्स कम है मतलब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स, रिस्क ज्यादा यानी सिग्निफिकेंट रिस्क और बाकी तरीकों से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा। खर्चा कम है बिकॉज रिपीटेड नेचर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म बाय द ऑटोमेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव। इस पे आपके पास प्यारा प्यारा 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रख के चलना। अब सर सेकंड केस जो हमने सीखा दैट वाज सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। स्पेसिफिक आइटम्स मतलब 100% चेकिंग तो नहीं करेंगे, प्लस एवरी आइटम के पास चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक आइटम्स के पास है। तो यहां पे जब भी आप भेदभाव करते हो इसको कहते हैं स्पेसिफिक आइटम। इसमें अब क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं? बेसिक फैक्टर्स। एंटिटी को समझो, जब आप एंटिटी को अंडरस्टैंड करोगे तो पता चलेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। जहां भी लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा है वहां टेस्ट करके चलो। एंड थर्ड केस कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, किस तरह की पॉपुलेशन है उस हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हो। सो 3 चीजें समझेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अंडरस्टैंड द एंटिटी, एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके ऊपर आईसीए ने सवाल भी पूछा था May 24 में, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना, ठीक है सर। अब सर इसके एग्जांपल क्या है? तो मैंने कहा एग्जांपल बड़े सिंपल है। अगर कोई भी हाई वैल्यू या की आइटम्स हैं उनको आप यहां पे टेस्ट कर रहे हो। हाई वैल्यू समझ आता है जिनकी वैल्यू ज्यादा है, बट ये की आइटम्स कौन से हैं?
जिनमें कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सस्पिशियस, अनयूजुअल, रिस्क प्रोन, हिस्ट्री ऑफ एरर, इनको हम चेक करेंगे। तो जिन भी आइटम्स को लेके आप श्योर नहीं हो, जिन भी आइटम्स को लेके आप श्योर नहीं हो मतलब एस फॉर सस्पिशियस, यू फॉर अनयूजुअल, आर फॉर रिस्क प्रोन, हिस्ट्री ऑफ एरर, उनको आप अच्छे से चेक करके चलोगे। इसमें हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था, इफ देयर इज अ डेटर ओवरड्यू फॉर मोर देन 3 इयर्स, दिस इज अ रिस्की एरिया बिकॉज यहां से कोई पैसे आने वाला नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू है वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। पहले पॉइंट से रिलेटेड सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा। पहले पॉइंट में क्या था? हाई वैल्यू। सेकंड पॉइंट कहता है ऐसे आइटम्स जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है, जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है, ऑल द आइटम्स अबव अ सर्टेन अमाउंट। इससे क्या होगा? आप टोटल वैल्यू का एक लार्ज प्रोपोर्शन चेक कर पाओगे। तो सपोज अगर कोई भी डेटर है ग्रेटर देन 5 लाख, उनको टेस्ट कर लो। इट इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन और मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, जो हम सैंपलिंग वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। एंड थर्ड केस क्या था? हम आइटम को टेस्ट क्यों कर रहे हैं? कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी और एनी ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कोई डेटर है जिसका क्रेडिट पीरियड 4 महीने था। नॉर्मली इनके जो क्रेडिट पीरियड होते हैं वो 1 महीने का होता है। तो अगर 4 महीने वाला कोई डेटर है तो मुझे इसके बारे में जानना है। मुझे चुल मची है, वो कहते हैं ना चुल मची, तो मुझे कहीं ना कहीं चुल मची है, डेटर कौन सा है, इसकी ट्रांजैक्शन कैसी है। तो जस्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रांजैक्शन मैं क्या करूंगा? मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, वो जस्ट मैं कराता हूं। बस थर्ड वाला पार्ट और बता दो सर। थर्ड वाला पार्ट है ऑडिट सैंपलिंग। आप ऑडिट सैंपलिंग से भी आइटम्स चूज कर सकते हो। इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा बस इतना फर्क है, स्पेसिफिक आइटम्स में हम भेदभाव करते हैं, हर आइटम के पास चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं है। बट जब हम ऑडिट सैंपलिंग की बात करते हैं, इसमें एवरी आइटम हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन बैंक पे और मुझे बताओ सबसे प्यारा क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा ऑडिट हो रहा था, ठीक है सर। अब इन्होंने ऑडिट करते वक्त एक अप्रोच सेलेक्ट करी फॉर सिलेक्टिंग द आइटम्स। क्या अप्रोच थी? कहते हम उन आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे जो डेबिटेड है अंडर मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, बिकॉज ये खर्चा काफी ज्यादा बढ़ गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है सर। परचेजेस में भी उन परचेज को चेक करेंगे जो रिलेटेड पार्टीज वाली है 5 करोड़ रुपए की, प्लस सारे आइटम्स को चेक करेंगे जो भी 5 लाख से ज्यादा है। एंड आखिरी में कहता है एक लीगल एक्सपेंस है, उसकी अमाउंट ज्यादा नहीं है, 50,000 रुपीज का एक्सपेंस है, बट हम इसको चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको चुल मची है, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को पेमेंट क्यों हुई, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द पेमेंट। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये ऑडिट सैंपलिंग है? क्या ये ऑडिट सैंपलिंग है या फिर सेकंड वाला पार्ट है जहां पे आप स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट कर रहे हो? सर ये स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट हो रही है, ऑडिट सैंपलिंग नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑडिट सैंपलिंग की डेफिनेशन लिखो और बोलो ऑडिट सैंपलिंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन इन अ वे एवरी आइटम हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। तो आपने ये वाली बात कर दी, ठीक है सर। फिर आप बोलो ये सैंपलिंग नहीं है तो क्या है? दिस इज सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम। आप सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स में फिर इन तीनों बातों को करोगे, हाई वैल्यू और की आइटम्स। की आइटम्स कौन से होते हैं? जिनमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी जिसको लेके आप श्योर नहीं हो, जिसको लेके आप श्योर नहीं हो, जैसे कि सस्पिशियस, अनयूजुअल, रिस्क प्रोन, प्रोन टू एरर, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या बोलना है कि सर ये जो मशीनरी खर्चा बढ़ा है ना, इसको लेके हम श्योर नहीं है। ये जो रिलेटेड पार्टी का चीज है इसको लेके हम श्योर नहीं है, ये सस्पिशियस लग रहा है, अनयूजुअल लग रहा है, रिस्क प्रोन लग रहा है, हिस्ट्री ऑफ एरर लग रही है, तो इनको चेक कर रहे हैं। सेकेंड आइटम क्या था? हाई वैल्यू से रिलेटेड, जिसकी वैल्यू अबव अ सर्टेन अमाउंट है। तो इस केस में ये कौन सा था? इंडिविजुअल आइटम्स एक्सीडिंग 5 लाख रुपए। एंड तीसरा कौन सा था? अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो मैंने कहा चुल वाला ये पॉइंट था, हम उस आइटम को टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो थर्ड पॉइंट ये था आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो ये आपके 3 बातें आपने लिख दी। अब बताओ डू यू एग्री विद हिम कि वो सैंपलिंग कर रहा है? नो सर, ही इज नॉट डूइंग द सैंपलिंग। अब इस अप्रोच में कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है? तो हमने 2 टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ी थी सैंपलिंग वाले चैप्टर में, सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो इस केस में नॉन सैंपलिंग रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप सिंपल सी बात लिखोगे, इट इज अ नॉन सैंपलिंग रिस्क, मतलब एरोनियस कंक्लूजन होगा फॉर अ रीजन जिसका सैंपलिंग से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो आपने कोई गलत ऑडिट प्रोसीजर कर ली है। आईसीएआई का एमटीपी May 24 का क्वेश्चन डन डना डन डन। अब सर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इन्होंने May 24 में पूछा था। ये एकदम सीधा क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार देख सकते हो।
ये कहता है हमने सिलेक्ट करने स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन, तो बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो वही 3 फैक्टर्स यहां पे आ गए, अंडरस्टैंड द एंटिटी, रोमम और कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ ही साथ कहता है कौन से स्पेसिफिक आइटम्स हो सकते हैं, तो जो मैंने आपको 3 स्पेसिफिक आइटम्स बता रखे उन्हीं का आपने एग्जाम्पल देके चलना है। इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर? क्या पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया? हो गया सर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से हमारे दिमाग में गया। अब इसके बाद शुभम सर ने एक छोटी सी बात बताई थी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ने भी यही कहा था, इंक्वायरी में भी हमने यही चीज पढ़ी थी, और आज वापस ये चीज पढ़ी। जब भी कोई 2 ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या इनकंसिस्टेंसी मिलेगी तो आपने क्या करना है, मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर, ताकि आप उस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करो एंड कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देख लेना ऑन योर ऑडिट। ये बेसिक सी बात आपको समझनी है। इसके अलावा हमने एक छोटी सी चीज और पढ़ी थी सर, क्या? जल्दी से बताओ, व्हाट वाज द अदर थिंग दैट वी स्टडीड टुडे? सर हमने पढ़ा था इसके बारे में, हाँ क्या पढ़ा था? जब भी कोई एंटिटी आपको इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, इसको प्यार से बोलते हैं आईपीई टेस्टिंग। आप इसको इंफॉर्मेशन बोल दो, पॉपुलेशन बोल दो, एक ही बात है। तो ये कहता है आपने देखना है कि क्या ये पॉपुलेशन रिलायबल है। तो मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन रिलायबल कब होगी? सर जब उसमें कोई गलती नहीं है और वो कंप्लीट है। जब उसमें कोई गलती नहीं है, वो कंप्लीट है, यानी इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। साथ ही साथ ये एक चीज और कहता है, जो इंफॉर्मेशन है ना, ये प्रिसाइज भी होनी चाहिए, डिटेल्ड भी होनी चाहिए। हाँ ऐसा ही लिखा है, ये प्रिसाइज भी होनी चाहिए, डिटेल्ड भी होनी चाहिए। तो ये एक अजीब सा पॉइंट और ध्यान रखना, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिसाइज एंड डिटेल्ड। सो एक्यूरेट एंड कंप्लीट, यही सेम बात हम सैंपलिंग में भी करते हैं जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, कि हमको कैसी पॉपुलेशन चाहिए, आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए। तो हम बोलते हैं ना पॉपुलेशन शुड बी एप्रोप्रिएट, कंप्लीट, रिलायबल। और रिलायबल में यही 2 पॉइंट्स आते हैं कि इट शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट, बट साथ साथ आपने बस एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इट शुड बी प्रिसाइज एंड डिटेल्ड ऑल्सो। डील डन सर। आखिरी में हमने एक टॉपिक किया जिसका नाम था ऑडिट ट्रेल। सारे बच्चे बताओ, शुभम सर ने बोला ट्रेल, तुमने क्या सुना? सर हमने सुना रास्ता। हमने सुना रास्ता, किसका रास्ता? किसी ट्रांजैक्शन का रास्ता, किसी ट्रांजैक्शन का रास्ता। तो आ जाओ सारे के सारे बच्चे मेरे साथ ऑडिट ट्रेल का पूरा टॉपिक एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डिड द ऑडिट ट्रेल का टॉपिक टॉक अबाउट? सर ऑडिट ट्रेल में हमने एग्जांपल लिया बीबी वर्चुअल्स का। मान लो बीबी वर्चुअल्स में कुछ परचेजेस हो रही हैं, अब हर पर्सन की ड्यूटीज डिफाइंड है। तो मैंने कहा यहां पे परचेज ऑर्डर इनिशिएट करते हैं एसके 1:31 PM 8 जनवरी 2025। इस परचेज ऑर्डर को अप्रूव किसने किया? यस पीपल, बीबी सर ने 1:40 PM 8 जनवरी 25। अब सर जब परचेज ऑर्डर अप्रूव हो गया, माल की डिलीवरी होगी, क्वालिटी चेक होगा, इनवॉइसिंग होगी। ये काम हमने किनको दिया? एक के है भाई साहब, आकाश सर को। इन्होंने यहां पे डेट और टाइम इनका भी आ जाएगा, ठीक है सर। जब ये सारा काम हो गया, अब इसकी पेमेंट किनके पास गई? एसवी सर के पास, सिद्धेश वलिम्बे सर के पास। इन्होंने इसकी पेमेंट कराई और कहीं ना कहीं इनका भी नाम आ गया, इनका भी डेट आ गया, इनका भी टाइम आ गया। तो सारे बच्चे बताओ ऑडिट ट्रेल क्या है? सर इट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। ये एक डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसके केस में आपको बस ये पता चल जाता है कि किस तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंटिंग एंट्री बनती है। आपको ये पता चल जाता है कि क्या ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड हैं, और अगर पता चलेगा कि चीजें ऑथोराइज हो रही हैं तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, इंटीग्रिटी बनी रहेगी। आपको पता चलेगा किस तरह से सिस्टम्स में कौन कौन सा यूजर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, सारी चीजें आपको ट्रेल में दिख जाती है। स्टेप बाय स्टेप पता चलता है किसने अकाउंटिंग करी, किसने बाकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी, सो दैट आप इसको ट्रेस कर सको किसने क्या काम किया। ठीक है सर, इससे पता चलता है इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, डेटा सिक्योर्ड है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा था, सोच के बताओ, अगर इनवॉइसिंग में गलती हुई है तो किसको पकड़ेंगे? आकाश सर को पकड़ेंगे, क्योंकि इनवॉइसिंग का काम इनके जिम्मे पे था। ठीक है सर। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप रीजन भी पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर इनवॉइसिंग में इशू होगा तो वी कैन गो एंड आस्क आकाश सर कि क्या प्रॉब्लम थी। इससे पता चलता है सिस्टम ठीक से काम कर रहा है एंड ऑपरेशंस ठीक से चल रहे हैं या नहीं। तो ये बेसिक बातों को एक बार बस आपने समझ के चलना है। इसके अलावा सर एक बात बताओ, क्या ऑडिट ट्रेल में खर्चा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल हो, इस सॉफ्टवेयर का खर्चा आएगा। अच्छा, खर्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर का आएगा या ऑडिट ट्रेल का जो डेटा निकलेगा उसको एनालाइज करने का भी आएगा? सर उसको एनालाइज भी करने का भी आएगा। अब लॉजिकली सोच के बताना, अगर एक एंटिटी में लाखों ट्रांजैक्शन हो रही है परचेजेस की, तो उसकी ऑडिट ट्रेल
सारी परचेजेस की किसको एनालाइज करनी चाहिए? एक इंसान को एनालाइज करनी चाहिए, इसको ऑटोमेट कर दे? सर इसको ऑटोमेट कर दो। यू शुड ऑटोमेट दिस टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये कह रहा है इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सिर्फ सिस्टम की कॉस्ट नहीं है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाना है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द डेटा। तो बेटर है ऑटोमेशन से एनालाइज करो। ये बेसिक सी बात बस समझ के चलना। अब आईसीएआई का फेवरेट सवाल, आईसीएआई का फेवरेट सवाल, बताओ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ट्रेल। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ट्रेल? तो एकदम बढ़िया फ्लो में आपने इसको कवर करना है। सारे बच्चे आ जाओ, एडवांटेजेस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि अगर किसी अकाउंटिंग सिस्टम में ऑडिट ट्रेल का फीचर है तो फिर इससे ऑडिटर को कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना, जब ऑडिटर को दिख रहा है हाँ परचेज ऑर्डर है, वो अप्रूव भी हो रहा है, गुड्स की रिसीट भी हो रही है, क्वालिटी चेक भी हो रहा है, उसके हिसाब से इनवॉइसिंग हो रही है, पेमेंट हो रही है, मतलब कंट्रोल ठीक काम कर रहा है। तो अगर ऑडिट ट्रेल है तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पता चलता है अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में वो क्या चेक करेगा? जो ऑथोराइज पर्सन है उसी ने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी, और अगर ऑथोराइज पर्सन कर रहा है तो गलती के चांसेस कम होंगे, डेटा की सिक्योरिटी रहेगी, और अगर डेटा अच्छा है तो ऑडिट एविडेंस भी रिलायबल होगा। कम ऑन, अगर डेटा अच्छा है तो ऑडिट एविडेंस भी रिलायबल होगा। सो ऑडिटर का कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स अच्छे हैं। कंट्रोल्स अच्छे हैं मतलब जो बंदे का काम है वो बंदा कर रहा है, तो डेटा सिक्योर्ड एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसी के ऊपर आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन यहां पे डन डनाडन डन, जहां पे सीधा सीधा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ट्रेल पूछे हुए हैं। क्या ऐसे 500 पे कंफर्ट आ गया? क्या ऐसे 500 पे कंफर्ट आ गया? सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, फुल ऐसे 500 रिवीजन डन? अगर हाँ तो फिर वो जो 1 पेजर रिवीजन होती है ना आखिरी में, हाँ वो करवाता हूं, जल्दी से बताओ। कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन, सारे बच्चे फटाफट बताएंगे। यस सर। अब आ जाओ, आपको बढ़िया वाली ऐसे 500 की 1 पेजर रिवीजन कराते हैं। लेट्स डू द 1 पेजर रिवीजन ऑफ ऐसे 500। सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऐसे 500 जो बात करता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन जिस पे ऑडिटर कंक्लूजन निकालता है, उसके बेसिस पे ओपिनियन। अब सर इस इंफॉर्मेशन में 2 चीजें आती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फ्लो में चलना, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसके बेसिस पे इनवॉइस, इनवॉइस के बेसिस पे स्प्रेडशीट्स की वर्किंग जिसपे आप कॉस्ट के एलोकेशन, कंप्यूटेशन और रिकंसिलेशन करते हो, फिर जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इन्हीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट और सपोर्ट करने के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू, कुछ अदर इंफॉर्मेशन होती है। मुझे बताओ ऑथोराइज कहां पे होती है चीजें? सर चीजें ऑथोराइज होती हैं मीटिंग्स में, बोर्ड और शेयर होल्डर की, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सेकंड थिंग, ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों आता है? क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम करे, सो मैनुअल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट में रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर और क्रेडिटर। सो अदर इंफॉर्मेशन क्या है? MMW मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मैनुअल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिटर्न कंफर्मेशंस फ्रॉम द डेटर और क्रेडिटर। यहां हमारा बेसिक्स कवर हो गए। फिर मैंने कहा था हमारा एविडेंस कैसा हो? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हो। सबसे पहले बात करते हैं सफिशिएंसी की, यानी क्वांटिटी की। मुझे बताओ अगर मैं शॉपिंग करने जाऊंगा तो कौन ज्यादा शॉपिंग करेगा, मिस्टर या मिसेस? सर मिसेस ज्यादा क्वांटिटी करेगी। तो मिसेस वाले 3 फैक्टर्स फटाफट बता दो, मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मटेरियलिटी ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो ज्यादा क्वांटिटी। अगर लगता है स्मॉल होमोजीनस पॉपुलेशन है, कम क्वांटिटी। लार्ज हेटेरोजीनस पॉपुलेशन है, ज्यादा क्वांटिटी। अब सर एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, जो डिपेंड करती है रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। रेलिवेंस का मतलब था वाइब चेक। वाइब चेक मतलब देयर शुड बी अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्रोसीजर एंड असर्शन। इसके नीचे जो भी एग्जांपल्स पढ़ाए थे एक बार उनको बस अच्छे से समझ लेना, ठीक है सर। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर, सोर्स और सर्कमस्टेंसेस। कम ऑन, नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एविडेंस। सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। जो भी एविडेंस बाहर से आता था वो ज्यादा रिलायबल होता था, यानी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड एंटिटी इज मोर रिलायबल। सर इंटरनल वाला रिलायबल कब होता है? जब इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होते हैं, सोर्स हो गया। अब सर्कमस्टेंसेस, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, लाइक उसने ऑब्जर्व किया कंट्रोल को, दैट विल बी मोर रिलायबल देन इनडायरेक्टली थ्रू इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट। देन कम्स द नेचर, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इट इज मोर रिलायबल देन ओरल। और डॉक्यूमेंट्री में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, फेसिमाइल, डिजिटाइज्ड और फिल्म्ड, इनसे ज्यादा होता है। तो ये आपकी जनरलाइजेशन ऑफ रिलायबिलिटी है जिसपे एमटीपी में भी क्वेश्चन
आया था। देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट प्रोसीजर। दो नजरिए हैं, रैप और फैप, और दूसरा नजरिया है AEIOU, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। ये हमने इस तरह से कवर किए थे। देन हमने एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रॉनिक इमेज और पॉइंट इन टाइम। कब हमारे ऑडिट एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक इमेज में होंगे? एग्जांपल के तौर पे जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इनवॉइस हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज में होंगे जब आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हो, या फिर थे तो फिजिकल डॉक्यूमेंट में, आपने इनको स्कैन करके डिस्कार्ड कर दिया, या फिर ये सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम पे अवेलेबल है, बिकॉज एंटिटी क्या करती है, आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम इनको डिलीट कर देती है, इनको रिटेन नहीं करती ड्यू टू द डेटा रिटेंशन पॉलिसी। तो एज अ ऑडिटर आप एंटिटी से रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज इसको रिटेन करो, प्लीज इसको रिटेन करो फॉर द ऑडिट प्रोसीजर। बट अगर एंटिटी नहीं मानती तो यू विल परफॉर्म द प्रोसीजर व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहां हमने उमंग और उमंगी का एग्जाम्पल लिया था। अब सर आती है बात मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब आती है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो सर बताओ मैनेजमेंट एक्सपर्ट में क्या सीखा था? मैंने कहा था इसकी एक्सपर्टीज किसमें है? एनी फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एनी फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या था? बड़ा सिंपल, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहले एक्सपर्ट को समझो, फिर उसके काम को समझो, उसके बाद देखो उसका काम एप्रोप्रिएट एज ऑडिट एविडेंस। एक्सपर्ट को समझो यानी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके अंदर के फैक्टर्स एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है सर। फिर हम उसके काम को समझेंगे। काम को समझेंगे मतलब जो उसने डेटा यूज किया और अजम्पशंस और मेथड्स, उनको समझो। और आखिरी में देखो उसका वर्क एप्रोप्रिएट एज ऑडिट एविडेंस। एप्रोप्रिएट एज ऑडिट एविडेंस मतलब जो उसने डेटा डाला वो कार होना चाहिए, कार होना चाहिए यानी कंप्लीट, एक्यूरेट और रेलिवेंट डेटा होना चाहिए। उस पे जो अजम्पशन और मेथड लगाई और जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स लगाई, ये दोनों आरआर होने चाहिए। आरआर मतलब रेलिवेंट और रीजनेबल। देन आखिरी में सर इसका जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर है वो किन मैटर्स पे डिपेंड करेगा? तो मैंने कहा था सबसे पहले फ्लो में चलना, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। अगर मैटर कॉम्प्लेक्स है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी, तो सेकंड पॉइंट रोमम आ गया। अब कॉम्प्लेक्सिटी भी थी, रोमम भी थी, तो बोलो हम डर गए। हम डर गए सर, डर गए मतलब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस दिखाओ, नहीं है तो इसी का एग्रीमेंट देखेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट में आते हैं नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, तो वो आ गया। उसके अलावा हम देखेंगे वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड और एज अ पार्टी एंगेज्ड। इससे क्या पता चलेगा? 2 चीजें पता चलेंगी कंट्रोल वाली। मैंने कहा कंट्रोल वाली 2 चीजें क्या पता चलेगी कि एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल, और एंटिटी के क्या इंटरनल कंट्रोल है ओवर द एक्सपर्ट वर्क। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हमको इस तरह से गो थ्रू करके चलना है। तो ये हमारे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो गए। फिर मैंने कहा था सेलेक्टिंग द आइटम्स फॉर टेस्टिंग, या आज अभी मैंने इसी रिवीजन में कराया। या तो 100% चीजें चेक कर लो। ये कब होगा? 3 केसेस में, कम, ज्यादा, कम। एवरीवन, कम, ज्यादा, कम। सर क्या कम, क्या ज्यादा, क्या कम? मैंने कहा बहुत, देयर आर लेस नंबर ऑफ आइटम्स, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग लार्ज वैल्यू। या फिर ज्यादा क्या है? मैंने कहा रिस्क ज्यादा है। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो पूरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और लास्ट में मैंने कहा था कम है, कॉस्ट कम है, बिकॉज रिपीटेड नेचर ऑफ कैलकुलेशन है जो ऑटोमेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम करें, सो इट मेक्स इट कॉस्ट इफेक्टिव टू डू 100% टेस्टिंग। गॉट इट सर। फिर आते हैं सर स्पेसिफिक आइटम्स। स्पेसिफिक आइटम्स में क्या आता था? स्पेसिफिक आइटम्स में आते थे हाई वैल्यू और की आइटम्स जिनमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको लेकर आपको श्योर होना पड़ता है। फिर मैंने कहा था आइटम्स above a certain amount, और लास्ट में मैंने बोला था आपको चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, यानी हमको चुल मची है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग टू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन, जहां पे हमने आईसीआई के क्वेश्चन में लीगल वाले खर्चे को देखा था, 50,000 रुपए का लीगल खर्चा किस लिए था। फिर आखिरी में हम सैंपलिंग की बात करते हैं, तो इसमें तो पूरा चैप्टर कवर कर लिया। फिर आता है सर डाउट ओवर रिलायबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस। जब भी डाउट होता है तो मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर। अगर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी आपको देखने की वो रिलायबल है कि नहीं, तो वो एक्यूरेट और कंप्लीट होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम प्रिसाइज एंड डिटेल। एट द सेम टाइम इट शुड बी प्रिसाइज्ड एंड डिटेल। तो यहां पे हमारा पूरा पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। अच्छा, आखिरी में हमने ऑडिट ट्रेल के एडवांटेजेस भी कवर कर ली। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर। कॉन्फिडेंस क्यों? अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है मतलब ऑथोराइज पर्सन ने अपना काम किया, और अगर ऑथोराइज पर्सन ने काम किया तो डेटा की सिक्योरिटी रहेगी, एंड इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। फुल रिवीजन ऑफ SA 500 डन। अगर मजा आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यस स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच रिवीजन। तब तक के लिए हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग, कीप रॉकिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिवीजन में।